बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 11 गिव टू योर कंट्री इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले जो एक्टिविटी है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी है। और उसमें फोल्ड एंड फ्लाई, फोल्ड का मतलब होता है तय करना, एंड फ्लाई उड़ाना, ठीक है, उड़ना। फोल्ड एंड फ्लाई यानी तय करें, शेप दें, बनाएं। यानी ये पेपर्स से जो हम डिफरेंट चीज़ें जो बनाते हैं वो उसकी एक्टिविटी है। एंड फ्लाई और उससे उड़ाएं। सीट इन पेयर्स यानी जोड़ों में बैठें, यानी दो लोग उनका एक पेयर बनाएं और उसमें बैठें। वन ऑफ द स्टूडेंट्स उनमें से एक तालिब इल्म विल गिव इंस्ट्रक्शंस हदायत देगा एज़ गिवन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में इस एक्टिविटी में पिक्चर में दी गई हैं। स्टेप बाय स्टेप यानी मरहला बे मरहला वो इंस्ट्रक्शंस देगा, हदायत देगा। वाइल द अदर्स विल फॉलो, जबकि दूसरे जो हैं वो उसकी पैरवी करेंगे या उसकी बात मानेंगे, ठीक है, यानी उसकी तामील करेंगे। जैसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वैसे के वैसे उसको फॉलो करते जाएंगे, उसको यानी तामील करते जाएंगे, कहना मानते जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या एंड पे क्या देखते हैं, क्या चीज़ तैयार होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखें, फोल्ड इन हाफ। दिस इज़ अ पेपर एंड दिस हैड fold in half, the paper fold in half, and number 2 पे fold in half again। यानी पहले आप उसे हाफ पे फोल्ड करेंगे, यानी एक पेपर को हाफ में उसको फोल्ड कर लेंगे। और फिर जब वो हाफ में फोल्ड हो जाएगा यानी तय लग जाएगी तो फिर फोल्ड इन हाफ अगेन, तो दोबारा से उस तय किए हुए को दोबारा से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड इन हाफ अगेन, दोबारा से उसको हाफ में यानी आधा करके उसको तय करें, ठीक है। नंबर 3 है फोल्ड इन कॉर्नर्स, यानी जो अब उसको जो आपने फोल्ड किया है उसको उसके जो कॉर्नर हैं उसके कोने उसको तय लगाएं, ठीक है, उसको आपने मोड़ना है, उसके कोनों को मोड़ना है। और नंबर 4 पे है फोल्ड अप एजेस ऑन बोथ साइड्स, यानी फोल्ड अप एजेस उसके किनारों को मोड़ें, तय लगाएं ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में, ठीक है, यानी उसके दोनों अतराफ में उसके किनारों को तय लगाएं या मोड़ें। नंबर 5 पुल द साइड्स आउट एंड फ्लैटन, यानी उसके जो अतराफ हैं उनको खींचें, बाहर की तरफ खींचें, एंड फ्लैटन और उसे चपटा कर दें, ठीक है, यानी जो उसके अतराफ हैं उसको बाहर की तरफ खींचें और उसको चपटा कर दें, हमवार कर दें, फ्लैटन हमवार कर दें, चपटा कर दें। नंबर 6 फोल्ड फ्रंट एंड बैक लेयर्स अप, यानी फोल्ड तय करें फ्रंट एंड बैक, यानी अगली पिछली, यानी आगे पीछे सामने और पीछे से उसको तय कर दें। लेयर्स उसकी तय अप, यानी उसको जो अगली पिछली जो तय हैं वो ऊपर की तरफ तय लगा दें उसकी, यानी मोड़ दें। नंबर 7 पुल साइड्स अपार्ट एंड फ्लैटन, यानी जो उसके जो अतराफ हैं उसको अलहदा से खींचें, अलहदा करके खींचें, अपार्ट अलहदा करके खींचें, एंड फ्लैटन और उसे चपटा कर दें, हमवार कर दें। नंबर 8 पुल द फ्लैप्स आउटवर्ड्स, यानी जो कह लें कि उसके जो किनारे या सिरे निकले हुए हैं जो ऊपर अलहदा से फड़फड़ा रहे हैं, उसके जो कह लें कि अलहदा से वो पेज से जो तय लगाई हुई जो पेज निकले हैं, बाहर निकले हैं, उसको जो फ्लैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाना, यानी जो पहले से जो तय लगाए हुए जो पेज हैं वो जो ऊपर निकले हुए हैं उसको आउटवर्ड्स बाहर की तरफ खींचें, ठीक है, यानी जो फ्लैप्स हैं जो उसके जो पेज फड़फड़ा रहे हैं उसको बाहर की तरफ आउटवर्ड्स बाहर की तरफ खींचें। स्क्विश द बॉटम, स्क्विश का मतलब होता है कुचलना, दबाना। स्क्विश द बॉटम, उसके जो निचला हिस्सा है उसको दबाएं, उसको कुचलें। एंड पुल द साइड्स अप, और उसकी जो अतराफ हैं वो ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है, यानी उसके बॉटम को नीचे की तरफ दबाएं, नीचे की तरफ कुचलें, और जो उसके अतराफ हैं उसको ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है। टाडा, दैट इज़ अ शेप। ओके, तो ये हमारे पास एक कह लें कि बोट है या शिप है,
वो एक हमारे पास एक रेडी हो गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, राइट वन क्वेश्चन ऑन योर ग्लाइडर। ग्लाइडर मीन एयरक्राफ्ट, यानी किसी भी जो आपने जो वो पेपर पेज का ग्लाइडर आप बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, रिलेटेड टू योर कंट्री, अपने कंट्री से रिलेटेड उस पर क्वेश्चन राइट करें। थ्रो द ग्लाइडर टू द अदर पेयर्स, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ आप वो ग्लाइडर या एयरक्राफ्ट जो है उसको थ्रो करें, एंड दे विल आंसर द क्वेश्चन, और वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। यानी अपने मुल्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर राइट करें, और उसको अपने जो अपोजिट पेयर्स में फ्रेंड्स बैठे हैं उनकी तरफ आप थ्रो करें, और फिर उनसे वो क्वेश्चन करें तो वो उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये अपने आप फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल में क्या है कि राइट डाउन द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड ऑल्सो यूज दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यानी जो ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनके कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट करने हैं, और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। सेंटेंसेस बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है पीसफुल, पुरअमन, अनअफ्रेड, बेखौफ, न डर, डिज़र्व, मुस्तहिक, सिटीजनशिप, शहरियत, पेट्रियोटिक, हुब्बे वतन, ठीक है। हुब्बे वतनी से रिलेटेड है। अच्छा, तो इसके हम कंटेक्चुअल मीनिंग्स और सेंटेंसेस राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द वर्ड पीसफुल। पीसफुल का मतलब यानी पुरअमन, पुरसकून, और सुकून की हालत को पीसफुल बोलते हैं। इसके कंटेक्चुअल मीनिंग्स में फ्री फ्राम डिस्टर्बेंस, यानी किसी भी परेशानी के बगैर, यानी पुरसकून, ठीक है, परेशानी से आज़ाद। और इसका सेंटेंस है आवर कंट्री हैज़ अ पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी हमारे मुल्क में बहुत पुरसकून माहौल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अनअफ्रेड। अनअफ्रेड मीन विदाउट एनी फियर, यानी किसी खौफ के बगैर, न डर, बेखौफ। एंड द सेंटेंस इज आवर सोल्जर्स आर अनअफ्रेड एंड रेडी टू फेस एनी डेंजर, यानी हमारे जो सिपाही हैं वो बेखौफ न डर होते हैं, एंड रेडी टू फेस एनी डेंजर, और वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। आवर सोल्जर्स आर अनअफ्रेड एंड रेडी टू फेस एनी डेंजर, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है डिज़र्व। डिज़र्व मीन मुस्तहिक, काबिल, एबल, वर्दी, कंटेक्चुअल मीनिंग एबल, वर्दी। यू आर द बेस्ट एंड डिज़र्व फॉर दिस रिवार्ड, यानी आप बेहतरीन हैं और आप इस इनाम के हकदार हैं। यू आर द बेस्ट एंड डिज़र्व फॉर दिस रिवार्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप शहरियत। बीइंग सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, यानी किसी मुल्क का एक मुल्क का शहरी होना। तो इसका सेंटेंस है ही गोट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, उसने अमेरिका की सिटीजनशिप या शहरियत इख्तियार की या हासिल की, ठीक है। उसने अमेरिका की शहरियत हासिल की। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक मीन मुहिब वतन, वफादार। फेथफुल टू वंस कंट्री, यानी एक मुल्क का वफादार होना, मुहिब वतन होना, मुहिब वतन होना। और द सेंटेंस इज हर पेट्रियोटिक बिहेवियर, उसका यानी जो हुब्बुल वतनी का रवैया है, शोज़ दिखाता है सिंसियरिटी, खुलूस टू हर कंट्री, उसके अपने मुल्क के साथ, यानी उसका पेट्रियोटिक यानी उसका हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है या रवैया है वो उसके मुल्क के साथ वफादारी दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग्स और उसके सेंटेंसेस हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। यस इज़ बी पार्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले जो हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की होती है। और रीडिंग स्किल्स में यही देखा जाता है कि जो हमने पैसेज की या टेक्स्ट की रीडिंग की है उससे
उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या कम्प्रिहेंशन के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम ये अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो उसके हम आंसर दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले जो है वो हमारे पास कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू द लॉज ऑफ आवर कंट्री कीप अस हैप्पी एंड वेल, यानी हमारे मुल्क के कवानीन हमें खुश और बेहतर रखने कैसे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पीसफुल एंड अनफ्रेड इन द पोएम, यानी पीसफुल और अनफ्रेड जो फ्रेज़ है उस नज़म में उससे क्या मुराद है। नज़म में पीसफुल एंड अनफ्रेड उससे क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू वी ओ डेट और टू आवर कंट्री, ठीक है, यानी हम अपने मुल्क के किस तरह कर्जदार हैं या मकरूज़ हैं। ओ का मतलब होता है मकरूज़ होना और डेट कर्जा, ठीक है, हम अपने मुल्क के किस तरह मकरूज़ हैं। हाउ कैन वी पे इट बैक, और हम इसे कैसे वापस अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर द नीड्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं। हाउ कैन वी फुलफिल दैम, और हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू यू वांट टू सर्व आवर कंट्री, योर कंट्री, सॉरी, अच्छा, कि आप अपने मुल्क की खिदमत किस तरह कर सकते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट, कि आप कैसे करना चाहते हैं, टू सर्व टू योर कंट्री, कि अपने मुल्क की खिदमत करना, अपने मुल्क की खिदमत करना कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो आंसर्स हैं वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द लॉज ऑफ आवर कंट्री कीप अस हैप्पी एंड वेल, यानी हमारे मुल्क के कवानीन कैसे हमें खुशगवार यानी खुश और बेहतर करते हैं। द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के कवानीन कीप अस हैप्पी एंड वेल, हमें खुश और बेहतर रखते हैं, अच्छा रखते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, हमारे मुल्क के कवानीन हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें खुश और अच्छा रखते हैं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पीसफुल एंड अनअफ्रेड इन द पोएम, यानी नज़म में पीसफुल और अनअफ्रेड से क्या मुराद है। पीसफुल एंड अनअफ्रेड मीन्स दैट अबाइडिंग बाय लॉज वी लिव इन आवर कंट्री विद पीस एंड विदाउट एनी फेयर, यानी पीसफुल और अनफ्रेड का मतलब है दैट के अबाइडिंग बाय लॉज के कवानीन पर अमल करते हुए वी लिव इन आवर कंट्री, हम अपने मुल्क में रहते हैं विद पीस, अमन के साथ, सुकून के साथ, एंड विदाउट एनी फेयर, और किसी भी खौफ के बगैर, ठीक है। अपने मुल्क के कवानीन पर अमल करते हुए हम अपने मुल्क में अमन, सुकून और बगैर किसी खौफ के निडर होकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू वी ओ डेट टू आवर कंट्री, हाउ कैन वी पे इट बैक, यानी हम अपने मुल्क के किस तरह कर्जदार हैं, मकरूज़ हैं, और हम इसे कैसे अदा कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ आवर प्रॉस्परस लाइफ, यानी हमारी जो खुशहाल ज़िंदगी है या जो कह लें कि खुशहाल ज़िंदगी ओविंग टू मकरूज़ है आवर कंट्री, अपने मुल्क की, हम अपने मुल्क के हमारी खुशहाल ज़िंदगी हमारे अपने मुल्क की मकरूज़ है। एंड वी कैन पे इट बैक, और हम इसे यानी वापसी पे इसे यानी अदा कर सकते हैं, इन रिटर्न हम अदा कर सकते हैं बाय पेट्रियोटिक वर्ड्स एंड डीड्स, ठीक है, यानी कि हुब्बुल वतनी के अल्फाज से और अमाल से, ठीक है, यानी अपने मुल्क से वफादार रहते हुए उसके लिए ऐसे काम करें, डीड्स करें, एक्शंस करें, और उसके लिए ऐसे यानी वर्ड्स हों कि हम उसका हक अदा करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आवर प्रॉस्परस लाइफ ओविंग टू आवर कंट्री एंड वी कैन पे इट बैक बाय पेट्रियोटिक वर्ड्स एंड डीड्स, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कंट्री, हाउ कैन वी फुलफिल दैम, यानी हमारे मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं और हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेंटेनिंग द लॉ, यानी कवानीन को बरकरार रखना, कवानीन की पासदारी करना, एंड ऑर्डर, यानी ये भी लॉ एंड ऑर्डर कवानीन के उसमें आता है। इन द कंट्री, मुल्क में,
यानी कानून को बरकरार रखना आर द नीड्स ऑफ द कंट्री, ये मुल्क की ज़रूरियात में से है, यानी ये मुल्क की ज़रूरत होती है। वी कैन सर्व द कंट्री, हम मुल्क की खिदमत कर सकते हैं बाय गिविंग आवर ऑल द बेस्ट, यानी हम अपना सबसे बेहतरीन देकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री, आप अपने मुल्क की कैसे खिदमत करना चाहते हैं। टू आंसर दिस, आई वांट टू सर्व माई कंट्री बाय फॉलोइंग द लॉज एंड डूइंग वर्क विद ऑनेस्टली। ठीक है, मैं अपने मुल्क के कवानीन पर अमल करते हुए और इसके लिए ईमानदारी से काम करके मैं इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, आई वांट टू सर्व माई कंट्री बाय फॉलोइंग द लॉज एंड डूइंग वर्क विद ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में यस, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू ग्रुप एक्टिविटी जिस्ट राइटिंग। अच्छा, जिस्ट का मतलब होता है खुलासा, समराइज़ करना। ठीक है, तो जिस्ट राइटिंग में देखते हैं, समरी राइट करनी है। समरी के बारे में कोई भी पैसेज दिया होता है, उसके जो मेन पॉइंट्स आपने वो उसको नोट करना होता है, तो उसके बारे में है एक्टिविटी। रीड द पैराग्राफ एंड फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शंस, यानी पैराग्राफ को रीड करें, पढ़ें और अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को फॉलो करें, तामील करें। ठीक है, तो पैसेज है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, ह्यूमन कंपटीशन इज़ अ कंटेस्ट, यानी इंसानी मुकाबला, ये एक मुकाबला होता है। इंसानी कंपटीशन यानी इंसानों के दरमियान जो कंपटीशन है, यानी सब कत्ले जाना है एक, इज़ अ कंटेस्ट, वो एक मुकाबला है। वेयर 2 or more पीपल, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग स्ट्राइव, कोशिश करते हैं, फॉर अ गोल, एक गोल के लिए, मंजिल के लिए, दैट कैन नॉट बी शेयर, जो कि बांटी नहीं जा सकती। ठीक है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक मंजिल के, एक मकसद के लिए कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यूजुअली आमतौर पर रिजल्टिंग इन अ विक्टर एंड अ लूज़र, यानी ये आमतौर पर इसका रिजल्टिंग नतीजा होता है एक फातेह और एक हारने वाले के नतीजे में, यानी नतीजे के तौर पर एक फातेह होता है और एक लूज़र होता है, यानी एक हारने वाला होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इनफरादी तौर पर और ग्रोहों में, आर देन, और फिर, इन अ पोजिशन, इस हालत में होते हैं, वेयर दे मस्ट स्ट्रगल, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन आउटकम, यानी किसी भी पैदावार, आउटकम का मतलब होता है कोई भी नतीजा जो होता है, कोई भी जो नतीजे से हासिल होता है उसकी कामयाबी के लिए, नतीजे के कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी भी नतीजे की कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, मैं हमेशा हैरान हुआ हूँ, इफ़ लर्निंग कुड बी मोर फन, अगर सीखना ज़्यादा मज़े का काम हो सकता है, विदाउट एग्ज़ाम, इम्तिहान के बगैर, स्ट्रेस एंड अ विनिंग स्पिरिट, यानी सीखना ज़्यादा मज़े का काम होगा, अगर हो सकता है अगर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, यानी एग्ज़ाम्स का दबाव और एग्ज़ाम्स का दबाव ना हो, एंड विनिंग स्पिरिट, और जीतने का जज्बा ना हो, यानी एग्ज़ाम के स्ट्रेस और जीतने के जज्बे के बगैर कैसे जो लर्निंग है वो मज़े का काम हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ, दैट कंपटीशन एक्ट्स, के मुकाबले के जो काम हैं या कार्रवाई है, एज अ मोटिवेशनल फैक्टर, वो एक मोटिवेशनल आंसर होता है, यानी दूसरे को वो एक कह लें कि मोटिवेट करता है, उसको इंस्पायर करता है, मुतासिर करता है। इट अलाउज़ द पर्सन, ये शख्स को इजाज़त देता है, टू वर्क हार्ड, कि वो मेहनत करे, टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट्स, कि वो अपने मौसर
नताइज के लिए मेहनत करे, ठीक है, सख्त मेहनत करे। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये बहुत ये आम फितरी बात है, दैट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू सर्वाइव, कि हम ज़िंदा रहने के लिए या बाकी यानी अपने सर्वाइव बचाव के लिए बेहतर से बेहतर हम अपना देते हैं, यानी बेहतर से बेहतरीन कोशिश करते हैं। सिमिलरली इसी तरह कंपटीशंस इनकरेज द स्टूडेंट्स, इसी तरह जो मुकाबले हैं वो हौसला अफजाई करते हैं तालिब इल्मों की, वो तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करते हैं टू गिव देयर बेस्ट, कि वो अपना बेहतरीन दें, टू अचीव एक्सीलेंस, शानदारी यानी कामयाबी हासिल करने के लिए या शानदार ग्रेड हासिल करने के लिए वो अपना बेहतरीन दें, अपना बेस्ट पोटेंशियल दें, ठीक है। वट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है इज़ दैट के कंपटीशन इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी, के मुकाबले ना सिर्फ लाजमी होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए, फॉर द लर्निंग प्रोसेस, सीखने के अमल के लिए, इट इज़ इट्स सेल्फ लर्निंग, बल्कि बजाते खुद ये एक सीखने का अमल है, ठीक है, इट्स सेल्फ लर्निंग, बल्कि ये खुद एक लर्निंग का अमल है, सीखने का अमल है। द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी मौजूदा जो दुनिया है, कैन बी सेड, कहा जा सकता है, टू बी द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, वो एक मुकाबले की दुनिया है, यानी मौजूदा दुनिया जो उसे मुकाबले की दुनिया कहा जा सकता है। इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, हर शोबे में, वन हैज़ टू विन द कंपटीशन, हर एक को मुकाबला जीतना पड़ता है, टू प्रूव, साबित करने के लिए, वंस कैपेबिलिटी, अपनी अहलियत साबित करने के लिए हर किसी को ये मुकाबला जीतना पड़ता है। अच्छा, सम बिलीव, कुछ यकीन करते हैं, दैट कंपटीशन इज़ नेसेसरी, कि मुकाबला ज़रूरी है, फॉर द लर्निंग प्रोसेस, सीखने के अमल के लिए। कुछ लोगों का यकीन है कि सीखने के अमल के लिए मुकाबला ज़रूरी है। सम बिलीव, कुछ यकीन करते हैं, दैट कंपटीशन इज़ नॉट एट ऑल गुड, के मुकाबला हरगिज़ अच्छा नहीं है, एंड इट डिस्ट्रैक्ट फ्राम लर्निंग, और ये सीखने से तो जो हटाता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है तो जो फेरना, फ्राम लर्निंग, सीखने से। जबकि बाज़ लोगों का कहना है, वो यकीन करते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि मुकाबला जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एट ऑल, हरगिज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सीखने का अमल जो है वो उससे तवज्जो हटती है, या तवज्जो यानी हटती है, उससे सीखने के अमल से तवज्जो हट जाती है। तो ये हमारे पास जो है ये पैराग्राफ है, और इससे हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो हम इससे हम ये कर सकते हैं, तो हम ये अंडरलाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके मेन पॉइंट्स में से जो मेन पॉइंट्स हम राइट डाउन करेंगे वो ये हैं। ह्यूमन कंपटीशन इज़ अ कॉन्टेस्ट, यानी इंसानी जो मुसाबकत है वो एक मुकाबला है, विच रिजल्टिंग इन अ विक्टर एंड लूज़र, जिसमें एक हारता है और एक जीतता है। एंड कंपटीशंस इनकरेज द स्टूडेंट्स टू गिव देयर बेस्ट टू अचीव एक्सीलेंस, ठीक है। मुकाबले जो हैं वो स्टूडेंट्स की हौसला, तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपनी शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए अपना बेहतरीन दें, वो अपना बेस्ट पोटेंशियल दें। तो और सम बिलीव्स, कुछ यकीन रखते हैं, दैट कंपटीशन इज़ नेसेसरी फॉर द लर्निंग प्रोसेस, कुछ यकीन रखते हैं कि ये मुकाबला जो है लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि कुछ सम बिलीव दैट कंपटीशन इज़ नॉट एट ऑल गुड एंड इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्राम लर्निंग, जबकि कुछ यकीन रखते हैं कि कंपटीशन जो है वो हरगिज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सीखने का अमल जो है वो उससे तो जो हटती है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो ये हम जिस राइटिंग में हम ये राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमने ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स एक्टिविटी जो थी वो हमने फिनिश की हैं, और इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर। एंड आज की वीडियो से
अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप इससे यानी इस वीडियो से आपने सीखा है, तो आप इसको लाइक कर दें, लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूरो नंबर 11 गिव टू योर कंट्री उसकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। और पार्ट ए ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब पे मुश्तमिल है, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिस वर्ब के लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है वो नेसेसरी कंपल्सरी यूज़ करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब ये है। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब में उसके बाद जब हम किसी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ट्रांसिटिव वर्ब है, उसकी एग्जांपल्स हैं। द एंट्स हेल्प द कैटरपिलर। कैटरपिलर आप देखते होंगे एक कह लें क्रीपर टाइप एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको हाँ जी यस इसको सुंडी भी बोलते हैं। अच्छा, ये एंड्स चूंटी हेल्प मदद करती है द कैटरपिलर कैटरपिलर की, ठीक है। यानी चूंटी कैटरपिलर की मदद करती है। और यहाँ पे हेल्प ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट चूज़ किया है कैटरपिलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल। द मैन किक द डॉग। आदमी ने कुत्ते को ठोकर लगाई, ठीक है। तो किक जो है ट्रांसिटिव वर्ब है और उसके बाद हमने डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इंट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स में ही स्पोक रूडली, ठीक है। तो वो उसने वो ज़ोर से बोला। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ हुई है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। द बस स्टॉप सडनली। बस अचानक से रुकी। सडनली अचानक, स्टॉप रुकी, अचानक से रुकी, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक्टिविटी है, स्टेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर द वर्ब इज़ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ठीक है। हमने इन सेंटेंसेस में बताना है कि जो वर्ब्स हैं वो ट्रांसिटिव हैं या इंट्रांसिटिव हैं, ठीक है। तो आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का फ़र्क पता चल गया होगा कि हम ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इंट्रांसिटिव के बाद वर्ब यूज़ नहीं होता, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस है द फायर बर्न्स द हाउस। यानी आग हाउस को, घर को जलाती है। तो यहाँ पे बर्न्स जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है टेल द ट्रूथ। सच बताओ। तो इसमें सच बताओ सिंपल यानी एक्शन वो उसकी बात हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट है द बर्ड्स चिप इन द मॉर्निंग। यानी परिंदे सुबह सवेरे चहचहाते हैं, चिप चहचहाते हैं,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 4 है द किड स्लीप्स ऑन द बेड, बच्चा बेड पर सोता है। तो यहाँ पे बेड जो है वो ऑब्जेक्ट है और स्लीप्स ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 5 है द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं खैरात को, ठीक है। यानी बूढ़े आदमी ने खैरात के लिए पूछा, या बूढ़ा आदमी खैरात मांगता है। तो बूढ़े आदमी ने खैरात मांगी, आस्क सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बूढ़े आदमी ने खैरात मांगी, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। यानी इसके बाद हम आस्क के बाद हमने ऑब्जेक्ट आर्म को यूज़ किया है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 6 द टाइगर लिव्स इन द जंगल, शेर जंगल में रहता है। तो यहाँ पे लिव्स ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया हमने जंगल, ठीक है। नंबर 7 है द गर्ल कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, यहाँ पे कट जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है नाइफ, ठीक है। कट द वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, विद द नाइफ ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 8 है आई लॉक द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। लॉक्ड ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो डोर लगाया है। अच्छा, नंबर 9 है द ओल्ड वुमन सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे सेट डाउन बाय द, ये भी इसको ट्रांसिटिव बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे वो थोड़ा हुआ है, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है, सॉरी ये इसको हम इंट्रांसिटिव नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, नंबर 10 है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में ग्रूब होता है। तो सन सेट्स इन द वेस्ट ऑब्जेक्ट है और सेट्स ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी है एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लास। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, यानी इसम सिफ्त के तौर पर काम करता है। लाइक एन एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, और जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। An adjective class is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. अच्छा, यहाँ पे जो adjective class है इसमें clause जैसे कि आपको पता है उसमें subject और predicate होता है। तो subject और predicate पर मुश्तमिल कोई भी sentence होगा तो वो एक clause है, उसको clause बोलते हैं। तो उसमें अगर जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो उसको एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, और जो एडजेक्टिव क्लास है इसमें वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज है द बॉय ऑन द फ्लोर इज़ लुकिंग एट द स्काई, द बॉय ऑन द फ्लोर ऑन द रूफ यानी छत पर लड़का इज़ लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रहा है। यानी कौन सा लड़का? छत पर, जो छत पर लड़का है। यानी यहाँ पे जो ऑन द रूफ है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी एडजेक्टिव के तौर पर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 2 है शी गेव मी अ कप फुल ऑफ कॉफ़ी, वो मुझे कॉफ़ी से भरा हुआ एक कप देती है। तो यहाँ पे फुल ऑफ कॉफ़ी जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। नंबर 3 है अ स्टूडेंट फ्राम आवर स्कूल वन द कंपटीशन, हमारे स्कूल से तलबा ने कंपटीशन मुकाबला जीता, ठीक है। अ स्टूडेंट फ्राम आवर स्कूल यानी तालिब इल्म कौन से?
जो हमारे स्कूल के थे। तो ये जो है फ्रॉम आवर स्कूल ये फ्रेज़ है और इसमें ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है और ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, यानी वो कुत्ता जो काटता है वो भौंकता नहीं, ठीक है। द डॉग दैट बाइट्स, यानी इसमें सब्जेक्ट है द डॉग एंड दैट बाइट्स वर्ब है, ठीक है। तो क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होगा और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। द डॉग एंड दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, यानी द डॉग एंड दैट बाइट्स जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है द केक दैट आई बॉट वाज डिलीशियस, यानी केक जो कि मैंने ख़रीदा बहुत मज़ेदार था। दैट आई बॉट, जो कि मैंने ख़रीदा, यहाँ पे ये द केक सब्जेक्ट है, दैट आई बॉट, दैट आई जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ठीक है। दैट आई बॉट, तो ये क्लॉज है और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 3 है ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, यानी वो हमें एक कहानी सुनाता है, दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि झूठी लगती है या सच्ची नहीं है, ठीक है। तो ये टेल सब्जेक्ट है, अ टेल सब्जेक्ट है, दैट साउंड्स अनट्रू, तो ये वर्ब है, ठीक है, साउंड्स वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव के तौर पर। आपको ये मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि सब एडजेक्टिव फ्रेज में सिंपल वो यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन और वर्ब की बात नहीं हो रही है, और इसमें दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब की बात नहीं हो रही है, सिंपल नाउन के बारे में है। और एडजेक्टिव क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात होती है, जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है उसको हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है जो इस सेंटेंस में मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1 है स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड आर नॉट अलाउड टू इंटर इन द क्लासरूम, ठीक है। यानी वो तालिब इल्म जो मिट्टी से भरे हुए हैं यानी गंदे हैं, आर नॉट अलाउड, उन्हें इजाज़त नहीं है, टू इंटर इन द क्लासरूम, कि वो क्लासरूम में दाखिल हों, उन्हें क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो कवर्ड इन मड जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड, यानी तालिब इल्म कौन से, जो कि मिट्टी से भरे हुए, जो मिट्टी से अटे हुए हैं, ठीक है। तो ये कवर्ड इन मड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अच्छा, नंबर 2 है शी इज़ वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज़, वो बहुत कीमती शूज़ जूते पहन रही है। तो वेरी एक्सपेंसिव शूज़ यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ है, वेरी एक्सपेंसिव शूज़, ठीक है, बहुत कीमती जूते। अच्छा, नंबर 3 है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी इसमें जो है वो एक यानी बहुत आहिस्ता सुस्त रफ्तार विंस द रेस दौड़ जीते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आहिस्ता काम करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लो एंड स्टेडी है वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है, जो कि नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर 4 है सम रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर नाउ नल एंड वाइड। नल एंड वाइड को बोलते हैं कलअदम करार देना, यानी मतरूक हो चुके हैं और उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ रूल्स इंग्लिश के, कुछ रूल्स इंग्लिश ज़ुबान के, कुछ कवानीन वो अब कलअदम हो चुके हैं, मतरूक हो चुके हैं, यानी उनका अब इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, नंबर 5 है सारा इज़ रियली एंग्शियस अबाउट, सारा हकीकतन में परेशान है,
हर एनुअल रिजल्ट अपने सालाना रिजल्ट के बारे में, ठीक है, सालाना नतीजे के बारे में वो हकीकतन परेशान है। तो रियली एंग्शियस अबाउट जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है और जो कि एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग दे रहा है। नंबर 6 है जॉन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स यानी एक काबिल आदमी है, अपने अल्फाज का यानी बात का पक्का है। जॉन अपने अल्फाज का पास रखने वाला है, अपनी बात का भरम रखने वाला है, ठीक है। तो अ मैन ऑफ वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है और ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी हमने इन सेंटेंसेस से एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मीन पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे द गर्ल हु वन द अवार्ड इज़ हैप्पी, यानी लड़की जिसने जीता द अवार्ड इनाम, इज़ हैप्पी वो खुश है। लड़की जिसने इनाम जीता खुश है। तो यहाँ पे क्लॉज जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होती है, तो ये द गर्ल हु वन ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो यानी बताया जा रहा है एडजेक्टिव के तौर पे ये काम कर रहा है कि वो लड़की जिसने जीता, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 2 है द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स इज़ ओल्ड, यानी इमारत जहाँ पे वो रहता है पुरानी है, ठीक है। यानी बिल्डिंग जहाँ पे वो रहता है वो पुरानी बिल्डिंग है। तो द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स, यानी द बिल्डिंग सब्जेक्ट है, वेयर ही लिव्स जहाँ पे वो रहता है ये वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नंबर 3 है द स्टोरी बुक विच आई लाइक, यानी कहानी की किताब जो कि मैं पसंद करता हूँ, इज़ ऑन द टेबल वो मेज़ पर है। तो यहाँ पे द स्टोरी बुक सब्जेक्ट है, विच आई लाइक पसंद करता हूँ ये वर्ब है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 4 सना हु वांट्स, सना जो चाहती है द टेक्स्ट बुक इज़ हेयर, जो वो टेक्स्ट बुक चाहती है यानी जो उसे बुक चाहिए है चाहती है, इज़ हेयर वो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे सना हु वांट्स, सना सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है सना हु वांट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द कार दैट आलिया इज़ ड्राइविंग, यानी कार जो कि आलिया ड्राइव कर रही है, आलिया चला रही है, इज़ ऑफ रेड कलर वो लाल रंग की है। तो द कार जो है वो सब्जेक्ट है, दैट आलिया इज़ ड्राइविंग जो कि आलिया चला रही है। तो ये ड्राइविंग जो है वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों एडजेक्टिव क्लॉज हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी कार जो कि आलिया चला रही है वो सुर्ख रंग की है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 6 है द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ काइंड, यानी जो मेरे आगे लड़का बैठा है वो बहुत मेहरबान है। तो द बॉय सब्जेक्ट है, सिटिंग नेक्स्ट टू मी यानी सिटिंग नेक्स्ट टू मी मेरे आगे जो बैठा है, ये सिटिंग जो है ये वर्ब है और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, अब हमारी ये एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडजेक्टिव क्लॉज वाली जो है एक्टिविटीज़ वो हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एक्टिविटी है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू रिपोर्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको रिपोर्टेड क्वेश्चंस में यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में चेंज करते हुए जो उसके कवानीन हैं उनको हमने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड क्वेश्चंस। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ब्स एज आस्क्ड, इंक्वायर्ड एट्सेट्रा एज, ठीक है। यानी जो हम रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को मुतारफ़ करवाते हैं तो वो इस तरह के बाब से हम मुतारफ़ करवाते हैं। जैसे अगर वो होगा ही सेड तो हम उसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ठीक है। तो या इसको सेड को
आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। अच्छा, ही सैड वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस तरह चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वाई आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलता। तो यहाँ पे सेट को हमने आस्क्ड में चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी जब कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से मुतारफ़ ना कराया जाए, यानी उससे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड जो हैं वो यूज़ ना करें। जैसे क्वेश्चन वर्ड जो हम जिन्हें आमतौर पर बोला जाता है, जैसे व्हेन, वेयर, विच, वाई वर्ड, या ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम यूज़ ना करें। तो द रिपोर्टेड स्पीच वर्ब इज़ फॉलोड बाय वेदर और इफ़। तो जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ हम कोई सेंटेंस नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे फिर हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी सेड तो हमेशा आस्क्ड, इंक्वायर्ड के तौर पे यूज़ होगा, उसको चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी वेदर इफ़, क्योंकि ये डू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई, व्हेन, वेयर, विच, यानी क्वेश्चन वर्ड से हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये स्टार्ट नहीं कर रहे सेंटेंस। तो यहाँ पे डू है जो कि हेल्पिंग वर्ब से है, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, वेदर और इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं वेदर, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इंग्लिश, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है। यानी या वेदर यूज़ कर सकते हैं या इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस है नंबर 1, शी आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, क्या मैं देर से आई हूँ। उसने पूछा क्या मैं देर से आई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा, आर दे इन लंदन, क्या वो लंदन में है, ठीक है। ये जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होंगे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, और इनडायरेक्ट सेंटेंस उसमें हम कॉमा यूज़ नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है समीना आस्क्ड, इज़ द बस स्टॉप नियर द स्कूल, क्या स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कामरान सैड, कामरान ने कहा, डज़ योर फादर टेक टी, क्या आपके फादर वाले साहब टी लेते हैं, चाय लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई सैड, मैंने कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दानियल सैड, दानियाल ने कहा, डिड ही अराइव ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर पहुंचा, ठीक है। तो ये भी वही, यानी ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7, मदीहा सैड, विल यू कम लेटर, क्या आप देर से आओगे। नंबर 8, ही आस्क्ड, उसने कहा, हैव यू बीन टू कश्मीर, क्या आप कश्मीर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस आ गए, डायरेक्ट सेंटेंस आ गए, और इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे कॉलम के एक साइड पे डायरेक्ट स्पीच है और द नेक्स्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में नंबर 1 है ही आस्क्ड, उसने पूछा, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो, वहाँ पे हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम ऐसे करेंगे, ही आस्क्ड वेदर शी वाज लेट, ठीक है। तो उसने
कहा कि उसने पूछा वेदर आया कि वो लेट थी, कि वो लेट थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, जैसे आई है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट शी है, तो उसके साथ चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे आई, तो आई शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी आस्क्ड वेदर शी वाज लेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ही सेड आर दे इन लंदन, उसने कहा क्या वो लंदन में है। तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही आस्क्ड, यानी सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। सेड को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। और ही आस्क्ड वेदर, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम वेदर लगाएंगे। वेदर दे वर, यानी दे वर इन लंदन, ये दे जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता। ही आस्क्ड वेदर दे वर इन लंदन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 है स्मीना आस्क्ड, स्मीना ने पूछा इज़ द बस स्टॉप नियर द स्कूल, कि स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप, क्या स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप है। स्मीना आस्क्ड वेदर, यानी इन्वर्टेड को हटा के हम वेदर चूज़ करेंगे। वेदर द बस स्टॉप वॉज नियर द स्कूल, यानी यहाँ पे इज़ है तो उसको हम टेंसेस को चेंज करते हुए जब प्रेजेंट सिंपल दूसरा हो या यूजेस भी हों तो उसको हम वॉज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इज़ जो है वो वॉज में चेंज होगा, वॉज नियर द स्कूल। शी आस्क्ड वेदर द बस स्टॉप वॉज नियर द स्कूल, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है कामरान सेड, कामरान ने कहा डज योर फादर टेक टी, क्या आपके वालिद साहब चाय लेते हैं। तो यहाँ पे कामरान आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और वेदर का यूज़ करेंगे। वेदर माई फादर, यानी यहाँ पे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे यूर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर यू है तो यहाँ पे नहीं है, तो वो अगर जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का वो हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो उसको हम उसमें चेंज करते हुए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तो उसको उसमें चेंज करते हुए हम माई फादर करेंगे, ठीक है। योर फादर को माई फादर में चेंज करेंगे, माई फादर टुक टी, ठीक है। तो कामरान आस्क्ड वेदर माई फादर टुक टी, कामरान ने पूछा कि आया मेरे वालिद साहब चाय लेते हैं, ठीक है। नंबर 5 आई सेड कैन यू हेल्प मी, मैंने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई आस्क्ड वेदर यू कुड हेल्प मी, ठीक है। कैन को कुड में चेंज करेंगे। आई आस्क्ड वेदर यू कुड हेल्प मी। नंबर 6 है दानियल सेड डिड ही अराइव ऑन टाइम, दानियल ने कहा क्या वो वक्त पर पहुंचता था, वक्त पर पहुंचा। दानियल आस्क्ड, दानियल ने पूछा वेदर ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये टेंसेस की भी चेंजिंग साथ साथ होती हैं और प्रोनाउंस की भी। दानियल्स आस्क्ड वेदर ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पे ही इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है मदीहा सेड, मदीहा ने कहा विल यू कम लेटर, क्या आप देर से आओगे। मदीहा आस्क्ड, मदीहा ने पूछा वेदर, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वेदर यूज़ करेंगे। यू वुड कम लेटर, यानी विल को वुड में चेंज करेंगे। अच्छा, जो भी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में विल या शैल आता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। बेशक वो शैल हो या विल हो, उसको वुड में चेंज करेंगे। मदीहा आस्क्ड वेदर यू वुड कम लेटर,
ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हैव यू बीन टू कश्मीर, क्या आप कश्मीर रहे हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आई हैड बीन टू कश्मीर, कि मैं कश्मीर में रहा था। ठीक है, यू को यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड वेदर आई हैड बीन टू कश्मीर, कि उसने पूछा कि आया मैं कश्मीर में रहा था। ठीक है, तो हैव बीन जो है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी थी वो उसका यहाँ पे एंड हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या करने को है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का वो ई पार्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से रिलेटेड है। पंक्चुएशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ काफ, यानी हम किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ को जब हम राइट करते हैं तो उसके बीच में कहीं पे हम पॉज करते हैं, रुकते हैं, या कहीं पे थोड़ा रुकना होता है, कहीं पे ज़्यादा रुकना होता है, तो हम ये पंक्चुएशन जो हैं वो साइंस यूज़ करते हैं। जैसे कोमा हो गया, सेमीकोलन, कोलन, फुल स्टॉप और डैश, हाइफन, ये सारे पंक्चुएशंस हैं। तो यहाँ पे आज हम 2 जो पंक्चुएशन साइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वन है सेमीकोलन एंड द अदर इज़ कोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमीकोलन के बारे में बात करते हैं। सेमीकोलन जो है वो एक डॉट और एक कॉमे पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं। एक डॉट है छोटा सा और उसके नीचे एक कॉमा लगा हुआ है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकोलन कब यूज़ होता है वो देखिए। द सेमीकोलन इज़ यूज्ड बिटवीन 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स, यानी सेमीकोलन को हम यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है बिटवीन 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स, 2 मुख्तलिफ बयानात के दरमियान, विच आर लिंक्ड इन मीनिंग, जो कि मायने के लिहाज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, राब्ते में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मज़र इज़ अ काइंड पर्सन, मज़र एक मेहरबान शख्स है, यानी शफीक शख्स है। सेमीकोलन, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ठीक है, यानी ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है। दोनों स्टेटमेंट्स में एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है। मज़र इज़ अ काइंड पर्सन, सेमीकोलन, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बी, इट वाज फ्रीजिंग इन मरी, मरी में बहुत ठंड थी, यानी बहुत सर्दी थी। हाउएवर, ताहम, वी स्टिल इंजॉयड, ताहम हमने वहाँ पे फिर भी इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। यानी मरी में ठंड थी लेकिन हमने इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, तो इसलिए जो है हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बिलाल वाज गोइंग बाल्ड, यानी बिलाल गंजा हो रहा है। हिज हेयर वाज फॉलिंग आउट, उसके बाल जो हैं वो गिर रहे थे, फॉलिंग आउट गिर रहे थे। बिलाल गंजा हो रहा था क्योंकि उसके बाल गिर रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं लेकिन वो लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक ही की बात हो रही है और एक ही टॉपिक पे बात हो रही है। यहाँ पे बिलाल वाज गोइंग बाल्ड, तो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ हुआ है। एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के दरमियान हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डी पार्ट डी। आई डिडंट सी द स्टेप, मैंने जीना नहीं देखा या सीढ़ी नहीं देखी। सेमीकोलन, आई हैव नाउ गॉट अ बैंडेज ऑन माई हेड, और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है, या पट्टी मेरे सर पर पट्टी बंधी है। ठीक है, यानी मैंने सीढ़ी को नहीं देखा और एक स्टेप को नहीं देखा और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है। यानी मैंने जब जीने को नहीं देखा, सीढ़ी को नहीं देखा तो मैं गिर गया, तो और मेरा सर ज़ख्मी हो गया और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है, बैंडेज, पट्टी। अच्छा, नंबर
सेकंड देखें कि क्या रूल है, यानी टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले तो ये कि जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं ये सेमीकोलन, और दूसरा ये है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस में, मुरक्कब जुमलों में हम क्लॉजेस को, जुमलों को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो तब हम इसको सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हारिस वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन सेमीकोलन एंड वी आर ऑनर्ड हिम। ठीक है, यानी हारिस जो है वो एक बहादुर और एक बड़े दिल का, खुले दिल का इंसान है, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और हम सब इसकी इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, और हम सब इसकी इज़्ज़त की। अच्छा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेस होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कॉलन। उम्मीद है आपको सेमीकोलन की समझ अच्छी से आ गई होगी। अच्छा, अब हम कॉलन के बारे में देखते हैं। कॉलन जो है वो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 2 डॉट्स हैं, ये कॉलन के साथ जो ब्रैकेट में 2 डॉट्स दिए हुए हैं उसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइन जो है वो कॉलन के लिए इस्तेमाल होता है। द कॉलन इज़ यूज्ड, कॉलन को इस्तेमाल किया जाता है बिफोर एन एक्सप्लेनेशन और बिफोर अ लिस्ट, यानी किसी भी वजाहती बयान से पहले या किसी भी फहरिस्त से पहले। ठीक है, लिस्ट फहरिस्त को बोलते हैं, और एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत से पहले, कोई भी वजाहत देने से पहले, किसी को बयान करने से पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। देयर आर 2 चॉइसेस एट दिस टाइम, रन अवे और फाइट। यानी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इस टाइम में, इस वक्त में हमारे पास 2 इंतखाबात हैं, यानी भाग जाओ या फिर लड़ाई करो। तो जो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना कि या भाग जाएं या लड़ाई करें, तो उसको हम कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट भी है वी न्यू, हमने जाना, हु वुड विन द गेम, हम जानते कि कौन मैच या कौन गेम जीतेगा, खेल जीतेगा। तो यहाँ पे लाहौर कलंदर्स, यानी कोई भी चीज़ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम वहाँ पे कॉलन का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट सी, ही वांटेड टू सी 3 cities इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में 3 शहरों को देखना चाहता था। कौन कौन से, यहाँ पे कॉलन के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, यानी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को वो देखना चाहता था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि कॉलन किसके लिए यूज़ होता है। पहले तो ये कि जो हमारे पास जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन से पहले हम वो उसको हम कॉलन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल थिंग व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज इट, जब हम इसके ऊपर ज़ोर देना चाहते हैं, यानी ताकीद करना चाहते हैं, तो हम यानी किसी एक चीज़ को मुतारफ़ करवाते हुए जब हम किसी उसको उस पर ज़ोर देना चाहते हैं या उसको ताकीद करना चाहते हैं, तो तब हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फाइनली फाउंड दैम, मैंने बिल आखिर उन्हें पा लिया। माई पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी दस्तानों की जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सिंगल थिंग है ग्लव्स, उसके बारे में बात की है, एंड क्या है वो हम ताकीद कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं उस बात पे कि मैंने बिलाखिर पा लिया, किसको, माई पेयर ऑफ ग्लव्स को। ठीक है, तो उससे पहले हमने कॉलन को यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट है बिटवीन 2 कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी 2 कंप्लीट सेंटेंसों, या यही कह लें दूसरे अल्फाज में कि 2 कंप्लीट क्लॉजेस हों। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे उसको हम कॉलन से करेंगे
फॉर एग्जांपल जिम एट कैंडीज कॉन्स्टेंटली मुसलसल, यानी जिम्स मुसलसल कैंडीज़ खाई। ही गेंड 7 पाउंड्स, यानी उसके वज़न में 7 पाउंड का इजाफा हुआ। ठीक है, यानी जिम ने कैंडीज़ मुसलसल कैंडीज़ खाई, टफ़ियाँ खाई। ही गेंड 7 पाउंड्स, तो उसके वज़न में 7 पाउंड का इजाफा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। मेक 5 सेंटेंसेस ईच अस ईच यूजिंग अ सेमीकोलन एंड अ कोलन, यानी सेमीकोलन और कोलन को यूज़ करते हुए हमने उसके 5 सेंटेंसेस हमने राइट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन और कोलन से रिलेटेड 5 एग्जांपल्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो हमने राइट किए हैं। नंबर 1 पे है सेमीकोलन की एग्जांपल है, ही डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, वो आम पसंद नहीं करता। बट ही लव्स बनानास, लेकिन वो केलों से वो उसे केले अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमीकोलन की फर्स्ट सेंटेंस, यानी इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो उनका रिलेशन है या मीनिंग है वो लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, नंबर 2 इज़ ही हैज़ अ डॉग येट ही वांट्स अ कैट टू, यानी वो उसके पास एक कुत्ता है लेकिन फिर भी वो एक बिल्ली भी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैट और डॉग जो है वो यानी ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो यहाँ पे हम वो सेमीकोलन का यूज़ किया है। अच्छा, नंबर 3 है आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ। फॉर, क्योंकि आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क, क्योंकि मेरे पास दूध ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके बीच में हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। और सेमीकोलन आप देख रहे हैं कि एक डॉट है और एक छोटा वो कॉमा कह लें। ठीक है, तो ये इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है या मैं तैराकी पसंद करता हूँ। बट माई सिस्टर लाइक्स रनिंग, लेकिन मेरी बहन को दौड़ना पसंद है। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज में यूँ देखते हैं। ही लाइक्स दिस फ्रूट्स, वो इन फलों को पसंद करती है। एप्पल्स, फ्रूट, बनाना, गोवा। ठीक है, यानी वो इन 3 फलों को पसंद करता है। कौन कौन से? सेब, केले और अमरूद। ठीक है, तो नेक्स्ट टेंस है सेमीकोलन का, अली हैज़ अ रेड कार, अली के पास एक सुर्ख कार है। बट अदनान हैज़ अ ब्लू कार, लेकिन अदनान के पास नीली कार है। ठीक है, तो यहाँ पे अली हैज़ अ रेड कार यानी एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो उसको हम इन दोनों के बीच में हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। बट अदनान हैज़ अ ब्लू कार, लेकिन अदनान के पास एक नीले रंग की कार है, तो ये इसको हमने यूज़ किया, तो ये हमारे पास सेमीकोलन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो इसके सेमीकोलन से रिलेटेड कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहाँ पे हम 5 एग्जांपल्स कोलन से रिलेटेड करेंगे। कोलन जैसा कि आप देख रहे हैं 2 डॉट्स होते हैं, और इसको आमतौर पर डायलॉग जब राइट करते हैं, कोई कैरेक्टर राइट करते हैं, उसके साथ हम कोलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली एक कैरेक्टर है और वो आस्क्स अ क्वेश्चन, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर के साथ हम कोलन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 है 7 days in a week,
संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। यानी हफ्ते के 7 दिन संडे, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कॉलन को यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है रिगार्डिंग करियर चॉइसेस, यानी पेशे के इंतखाब के हवाले से या उसको मद्देनज़र रखते हुए देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हैं, 2 इख्तियार हैं, और डॉक्टर और एन इंजीनियर। ठीक है, यानी या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर। अच्छा, नेक्स्ट है ही लाइक्स दीज फ्रूट्स एप्पल, बनाना एंड गोवा। ये आपने पहले भी अच्छे से कर लिया होगा। तो इस यहाँ पे है कि ही लाइक्स दीज फ्रूट्स, वो इन फलों को पसंद करता है, एप्पल, बनाना, गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है। अच्छा कोई भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तभी हम कॉलन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे, देंगे, तो उसके साथ हम ये यूज़ करेंगे कॉलन को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है देयर आर 3 कंट्रीज़, 3 ममालिक हैं विच हैव इन्फ्लेशन रेट हाई, जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हमने कॉलन का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारी आज वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड जो है वीडियो कंप्लीट हुई। अभी हम कॉलन एंड सेमी कॉलन उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी की है। और इसमें वोकैबुलरी एंड ग्रामर में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सो इट्स अ टाइम फॉर व्यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपने लाइक कर देना है वीडियो को और अच्छा सा कमेंट दे देना है, और उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन को फॉलो ना करें। ठीक है, सॉरी, आपने यानी अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नए आने वाली नई वीडियो की, नए लेसन की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको वॉच आउट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो एंड हुआ। और रिमेंबर्स मी योर प्रेयर, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और नेक्स्ट नई वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 गिव टू योर कंट्री, उसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। पार्ट ए है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम गिव टू योर कंट्री। ठीक है, और बी पार्ट है राइट अ मैगजीन टाइटल आर्टिकल, राइट अ मैगजीन आर्टिकल अबाउट योर नेटिव सिटी, एंड then create your own piece of poetry dedicating to your country. You may choose some words from the poem give to your country. ठीक है, अच्छा, और डी पार्ट है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट में क्या है कि हमने एक जो पोएम है गिव टू योर कंट्री उसकी समरी राइट करनी है, और बी जो पार्ट है उसका वो है राइट मैगज़ीन आर्टिकल, यानी कि दूसरा मैगज़ीन में जो हमने मज़मून लिखना है उसका टॉपिक है माय नेटिव सिटी। ठीक है, यानी आबाई घर, आबाई शहर, उसके बारे में हमने राइट करना है। ठीक है, और सी पार्ट है क्रिएट योर ओन पीस ऑफ पोइट्री, यानी अपनी शायरी का कता कोई लिखिए, डेडिकेटिंग टू योर कंट्री, जो कि आप अपने मुल्क के नाम करें। ठीक है, यू मे चूज़ सम वर्ड्स, आप कुछ अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं फ्राम द पोएम
नज़म से, गिव टू योर कंट्री, ठीक है। जो नज़म गिव टू योर कंट्री है उसमें से आप कुछ अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो है वो प्रूफ रीड एंड एडिटिंग है, यानी हमने उसको जो हमने राइट किया होगा टेक्स्ट, उसको हमने प्रूफ रीडिंग करना है, यानी उसको रीड करना है और इसमें से जो मिस्टेक्स हैं उनको उनकी करेक्शन करनी है और एडिट करना है, उसको दोबारा से रीराइट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि अपने साथियों के साथ जायज़ा लेना। पीयर का मतलब होता है कंपेनियन, साथी, ठीक है। स्वैप अप योर नोटबुक्स। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ तब्दील करना, ठीक है। स्वैप योर नोटबुक्स विद योर पेयर्स, अपने जोड़ों के साथ, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने पेयर बनाए हैं, तो उनके साथ आप अपनी नोटबुक्स एक्सचेंज करें। अपना जो आपने ये राइटिंग एक्टिविटी की है उसको आप एक्सचेंज करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड एडिट द कंपोजिशन, और जो आपने ये कंपोजिशन यानी ऐसे और जो पीस ऑफ पोइट्री और समरी राइट की है उसको आप एडिट करें ईच अदर टू मेक इट्स एरर फ्री, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स की एक दूसरे की मिस्टेक्स ठीक करनी है, कंपोजिशन की मिस्टेक ठीक करनी है, उसको दोबारा से रीराइट करना है और उसको गलतियों से पाक करना है, ठीक है। यानी कि उसमें गलती ना हो, ठीक है। रीराइट इट अगेन, और उसे दोबारा लिखना है, ठीक। यानी उसको प्रूफ रीड करना है और फिर उसको एडिट करना है और गलतियों को ठीक करना है और दोबारा से उसे राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समरी ऑफ द पोएम गिव टू योर कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सबसे पहले हम समरी करेंगे पोएम जो कि गिव टू योर कंट्री, उससे रिलेटेड जो समरी है वो राइट करते हैं। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय लिनोर हेड्रिक, यानी ये लिनोर हेड्रिक ने ये नज़म लिखी है। ही शोज़ द फेथफुलनेस टू हिज कंट्री, वो अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी दिखाता है कि कैसे वो वफ़ादारी शो करता है। ही सैड, उसने कहा, एज द कंट्री, यानी वो कहता है एज द कंट्री बाय इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ बाय गॉड, ठीक है। यानी मुल्क जो है वो बज़ाते खुद एक अल्लाह ताला की नेमत है। इट प्रोवाइड्स अस द इन्वायरमेंट, ये हमें माहौल देता है। वेयर द ट्रैंक्विल प्रीवेल्स एवरीवेयर, जहाँ पे ट्रैंक्विल मीन सुकून, ठीक है। जहाँ पे सुकून है प्रीवेल्स होता है, छाया होता है, एवरीवेयर हर जगह, जहाँ पे हर जगह सुकून होता है। एंड देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एनी मोर, और वहाँ पे मज़ीद यानी वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। डिस्टर्बेंस, परेशानी, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। ऑल द लॉज आर मेड फॉर अस, यानी सब कवानीन जो है वो हमारे लिए बनाए जाते हैं। एंड मेक अस फील नो फियर और एंग्जाइटी, और हमें बग़ैर खौफ या परेशानी के एहसास दिलाया जाता है, यानी उसके जज्बात पैदा किए जाते हैं, यानी कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और ये सारे कवानीन हमारे लिए होते हैं और उन पर अमल करते हुए हम कोई परेशानी नहीं होती है और हम पुरस्कून महसूस करते हैं। दे कीप अस हैप्पी फ्री ऑफ फेयर एंड पीसफुल, ये हमें खुश रखते हैं और बेखौफ और पुरअमन रखते हैं, यानी हमें बहादुर करते हैं और पुरअमन रखते हैं। सो इन रिटर्न, सो यानी इसके बदले में डू समथिंग अशो सम क्वालिटी, कुछ हमें करना चाहिए। अशो सम क्वालिटी, और या कुछ खूबी दिखानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। टू योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, ठीक है। तो अपने मुल्क के लिए कुछ दिलेराना या कोई खूबी वाला काम हमें करना चाहिए। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, मुल्क का शहरी होने की हैसियत से गिव ऑल द बेस्ट टू योर कंट्री, अपने यानी मुल्क को अपना सबसे बेहतरीन देना चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी सारी कोशिशें लगा देनी चाहिए, ठीक है। हमें अपना सबसे बेहतरीन जो काम है वो हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है गिव सर्विसेज, खिदमात दें। एक्शंस, काम करें। एंड वर्ड्स, और
उसके लिए अल्फाज दें, तारीफ़ करें, जुमले लिखें दैट प्रूव योर लव, जो कि आपकी मोहब्बत को साबित करें। ठीक है, यानी अपने मुल्क के लिए काम या उसके लिए बोलना या उसके लिए खिदमत दें जो कि आपकी मोहब्बत को साबित करें। दिस विल बी योर लव अटेस्टेड, ये आपका मोहब्बत का सबूत होगा। ठीक है, लव अटेस्टेड का मतलब होता है मोहब्बत का सबूत होना, अटेस्टेड का मतलब होता है तस्दीक होना, गवाही देना। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत की गवाही होगी या मोहब्बत की तस्दीक होगी। सच मैनी ब्लेसिंग्स फ्राम योर कंट्री, इस तरह की बहुत सी आपकी यानी अपने आपके मुल्क ने आपके लिए बहुत सी नेमतें प्रोवाइड की हैं, यानी आपका मुल्क आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। यू आर इंडेटेड ऑफ इट, और आप इसके मकरूज़ होते हो। इंडेटेड मकरूज़, कर्जदार होना, तो आप इसके मकरूज़ होते हो। यू कैन पे इट, आप इसे अदा कर सकते हो विथ फेथफुल डीड्स, वफादारी के अमाल से, एंड वर्ड्स और अल्फाज से। ठीक है, आप इसके साथ वफादार होते हुए उसके लिए काम और अल्फाज इस्तेमाल करके उसके लिए ये कर्ज अदा कर सकते हैं। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ योर कंट्री, अपने मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपका फ़र्ज़ है, टू अकम्प्लिश और फुलफिल योर कंट्रीज रिक्वायरमेंट्स, अकम्प्लिश मुकम्मल करें, पूरा करें, और फुलफिल या पूरा करें योर कंट्रीज रिक्वायरमेंट्स, अपने मुल्क की ज़रूरियात को, अपने मुल्क की जो उसकी ज़रूरियात हैं या उसकी पुकार है जो आपके लिए मांगता है, उसको अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करें, मुकम्मल करें। सो गिव टू योर कंट्री, इसलिए अपने मुल्क को दें, अपने मुल्क को खिदमत दें, अपने मुल्क को अदा करें, एंड प्रूव लव, और मोहब्बत का सबूत दें। तो ये हमारी समरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं माई नेटिव सिटी। सो लेट्स स्टार्ट। माई नेटिव सिटी, नेटिव आबाई को कहते हैं आबाई शहर, मेरा आबाई शहर। नेटिव सिटी मीन्स, यानी आबाई शहर से मुराद अ टाउन और सिटी, यानी एक कस्बा या शहर, वेयर अ पर्सन वाज बोर्न, जहाँ पे कोई शख्स पैदा होता है, एंड लिविंग देयर वाइल यंग, और जवान होने तक, यानी अपने जो जवानी के दिन वहाँ पे गुजारता है। दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है, विच ही नेवर फॉरगेट ऑल हिज लाइफ, जो कि वो अपनी सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलता। माई नेटिव सिटी इज़ बेसिकली अ विलेज, मेरा आबाई शहर बुनियादी तौर पर एक गांव है, विच इज़ लोकेटेड नियर फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद के नज़दीक है। सो आई कैन से, बस मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ, दिस इज़ माई नेटिव टाउन, ये मेरा आबाई कस्बा है या आबाई गांव है। दिस इज़ द टाउन, ये वो कस्बा है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, एंड लिव देयर, और वहाँ पे रहा, इन माई यंग एज, अपने नौजवानी के दिनों में। दिस इज़ डेवलप्ड विलेज, ये एक तरक्की याफ्ता गाँव है, वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, जहाँ पे सारी सहूलियात मुहैया हैं, इन द सिटी एज़ इन द सिटी, जैसे कि शहर में होती हैं। यानी मेरे गांव में वो सारी सहूलियात हैं जो कि एक शहर में होती हैं, जैसे कि एक शहर में होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन फ़ोन एंड इंटरनेट इज़ आल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज, यानी बिजली, गैस और लैंडलाइन जो यानी फ़ोन की सहूलत, और इंटरनेट जो है इज़ आल्सो अवेलेबल, वो भी मुहैया है इन दिस विलेज, इस गांव में। यानी इस गांव में ये सारी सहूलियात हैं, बिजली, गैस, फ़ोन और इंटरनेट की सारी सहूलियात मेरे गांव में मौजूद हैं। देयर इज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आल्सो, मेरे गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, यानी जो पानी साफ़ करने का जो प्लांट है वो भी मेरे गांव में मौजूद है। आवर लैंड्स आर सो फर्टाइल, हमारी ज़मीनें बहुत ज़रख़ेज़ हैं। मेन क्रॉप्स आर शुगर केन, वीट, मेज़ एंड राइस, जो बुनियादी फसलें हैं, जो मकसी जो फसलें हैं, वो उनमें कमाद यानी गन्ना और गंदम, मकई और चावल शामिल हैं। ठीक है, अच्छा। वेजिटेबल्स आर आल्सो कल्टिवेटेड, सब्जियां भी काश्त की जाती हैं, एंड दे आर प्रॉफिटेबल इनफ, और वो काफ़ी मुनाफा बख्श होती हैं। अच्छा, पीपल आर सिंसियर, लोग मुखलिस हैं, एंड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। देयर इज़ अ रूरल हॉस्पिटल आल्सो,
और यहाँ पे एक यानी रूरल हॉस्पिटल भी है, यानी टाउन के इलाके में, टाउन के एरिया में एक रूरल हॉस्पिटल भी मौजूद है। देयर इज़ अ स्कूल, एक स्कूल है, कॉलेज, एक कॉलेज है, एंड अ स्टेडियम फॉर स्पोर्ट्स, और एक स्टेडियम भी स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेडियम भी है, यानी खेलों के लिए एक स्टेडियम भी है। और जो सारी सहूलियात जो शहर वाली हैं वो सारी हमारे नेटिव टाउन में हैं, ठीक है। आई लिव देयर, मैं वहाँ रहता था विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी के ददियाल के साथ मैं वहाँ पे रहता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दोज डेज़, वो दिन याद हैं, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, एंड प्लेड विद माई फ्रेंड्स देयर, और मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ग्रीनरी वॉज ऑल अराउंड, और हर तरफ सब्ज़ा था, इर्द गिर्द हर तरफ सब्ज़ा था। कामनेस इज़ अप टू द मार्क, और जो सुकून है वहाँ का वो तो बहुत ही शानदार है। यानी मेरे जो आबाई गांव है, आबाई कस्बा है, उसमें कामनेस यानी पुरस्कून, मेरे गांव का माहौल जो है वो पुरस्कून है। अच्छा, देयर इज़ नो पोल्यूशन एट ऑल, वहाँ पे हरगिज़ भी आलूदगी नहीं है। व्हेन आई हैव इनफ टाइम, जब मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, आई गो देयर, मैं वहाँ पे जाता हूँ, एंड रिकॉलिंग माई चाइल्डहुड डेज़, और मैं अपने बचपन के दिन याद करता हूँ। रिकॉलिंग, याद करना, और मैं अपने बचपन के दिन याद करता हूँ। आई लव माई नेटिव टाउन, मैं अपने आबाई गाँव से या आबाई कस्बे से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये माई नेटिव सिटी से रिलेटेड जो है वो एक ऐसे हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अ पीस ऑफ पोइट्री, सो लेट्स स्टार्ट। अ पीस ऑफ पोइट्री डेडिकेटेड टू माई कंट्री, ठीक है, यानी शायरी का एक पीस है, एक टुकड़ा है, या एक कथा कह लें, जो कि मैंने अपने मुल्क के नाम किया है, ठीक है। अपने मुल्क के लिए मैंने ये एक कथा लिखा है, पीस ऑफ पोइट्री राइट किया है, सो इंजॉय। माई कंट्री, मेरा मुल्क, स्प्लेंडेड एंड ग्रेट, शानदार और अजीम है। प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एवरी इवल आई, हर बुरी नज़र से मेरी हिफाजत करता है। इस्टीम, ऑनर, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम, अदब, ठीक है। इज़्ज़त तो एहतराम, अदब व एहतराम। अर्न फ्रॉम माई कंट्री, मेरे मुल्क ने मुझे दिया या मैंने अपने मुल्क से कमाया, यानी इज़्ज़त, एहतराम, अदब, ये सारा मैंने अपने मुल्क से कमाया। लव, लॉयल्टी, लॉन्गिंग, मोहब्बत, वफ़ादारी और शदीद ख्वाहिश, ठीक है। अपने मुल्क के लिए वफ़ादारी के लिए शदीद ख्वाहिश, मोहब्बत के लिए शदीद ख्वाहिश। ऑल फॉर माई कंट्री, में ये सब मेरे मुल्क के लिए हैं, ठीक है। यानी मुल्क ने जो मुझे इज़्ज़त, एहतराम दिया, उसके बदले में मैंने अपने मुल्क को लव, लॉयल्टी, लॉन्गिंग, ये सब मेरे अपने मुल्क के लिए हैं, ठीक है। रिटन बाय इंग्लिश ट्यूटर, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम I have write this piece of poetry. So once again I repeat, my country splendid and great, protect me from every evil eye, esteem, honor, respect, earn from my country love, loyalty, longing, all for my country. Written by English tutor 18/11/23. तो लास्ट जो पार्ट था वो प्रूफ रीडिंग का था, और उसमें जो हम टेक्स्ट राइट करते हैं, जो भी रिटन एक्टिविटी होती है, उसको हम जब हम राइट करते हैं तो उसके बाद हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, यानी उसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो दोबारा से उसको रीड करते हैं, और अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसको हम दोबारा से ठीक करके दोबारा रीराइट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको जो भी ये ऐसे राइट किया है या समरी या ये पीस ऑफ पोइट्री था, इसको मैंने प्रूफ रीड कर लिया था, और इसको जो भी गलती थी, जो मिस्टेक थी, उसको मैंने अच्छे से यानी उसकी करेक्शन करके उसको दोबारा रीराइट कर लिया था, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने कंप्लीट की, और इससे अगर इस वीडियो से अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं
So please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. So remember me in your prayers. Now see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.